गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका शिखर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी VSTC DLED की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आ जाइए सभी क्लास अपने निर्धारित समय पर, आपकी विशेष डिमांड पर क्लास प्रारंभ कर दी है। जुड़ जाओ एक बार सभी बच्चे और बताओ प्रॉपर तरीके से आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। एक बार बताइए सभी, आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। डोरीमैन नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। RJ गेमिंग, प्रियंका शर्मा राधे राधे सर, लक्की बघेल राम राम भैया, राम राम, सबको नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण जो अभिरुचि है उसके प्रश्नों का कारवां, प्रश्नोत्तरी जो आपकी तैयारी में एक बहुत अधिक मील का पत्थर साबित होने वाली ये क्लास है। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास हमें क्या बनाता है? कुशल बनाता है। जुड़ जाओ एक बार सभी, जितने बच्चे हैं वो इस सेशन को एक बार शेयर जरूर कर देना। भाविका शर्मा प्रणाम सर, प्रणाम भाविका जी, प्रणाम। लक्की बघेल आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। उत्तम सिंह राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। और स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। सीखना किससे प्रभावित होता है? सीखना किससे प्रभावित होता है? आत्मा से, मन से, बुद्धि से या प्रेरणा से? बताइए इस पहले प्रश्न का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? सीखना किससे प्रभावित होता है? आत्मा से होता है, मन से होता है, बुद्धि से होता है या प्रेरणा से होता है? बताइए क्या हो जाएगा इस पहले प्रश्न का राइट आंसर, क्या हो जाएगा? थैंक यू सर क्लास लेने के लिए। भारत झा फिटनेस, अरे नहीं भैया क्लास तो लेनी थी आप लोगों की, है ना, क्लास तो लेनी थी। बताइए प्रश्न का आंसर करिए फटाफट से, क्या हो जाएगा? सीखना किससे प्रभावित होता है? हमारी आत्मा से, मन से, बुद्धि से या प्रेरणा से? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सीखना किससे प्रभावित होता है? तो प्यारे बच्चों देखो, सीखना यानी लर्निंग, अधिगम किससे प्रभावित होता है? आत्मा से, मन से, बुद्धि से, प्रेरणा से। तो हमारा जो सीखना है वो सबसे अधिक किससे प्रभावित होगा? बहुत बढ़िया, दो आंसर है, 2 या 3। उत्तम सिंह 2 या 3, मन से, बुद्धि से। बहुत बढ़िया, आंसर करो। जितने बच्चे जुड़ गए एक बार आंसर करिएगा। लक्की बघेल बता रहे हैं बेटा 2 सर, आंसर नंबर 2 मन से। प्रियंका शर्मा कह रही है 2, उत्तम सिंह बता रहे हैं 2। देखो बेटा, सीखना जो प्रभावित होता है ना वो प्रेरणा से होता है। अभी प्रेरणा क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था अधिगम का स्वर्ण पथ, अधिगम का स्वर्ण पथ। तो अधिगम का स्वर्ण पथ किसको कहते हैं? अभिप्रेरणा को कहते हैं। अभिप्रेरणा अधिगम की कुंजी, इसी को क्या बोलते हैं? अधिगम की कुंजी। कुंजी का मतलब चाबी। अधिगम अगर ताला है तो अभिप्रेरणा उस ताले की क्या मानी जाती है? चाबी मानी जाती है। ठीक है ना? तो हमारा सीखना किससे प्रभावित होता है? अभिप्रेरणा से, यानी मोटिवेशन से, प्रेरणा से होता है। सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि प्रेरणा के कितने प्रकार हैं? 2 होते हैं। एक तो सकारात्मक, सकारात्मक होती है और दूसरी एक होती है आपकी नकारात्मक। तो कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार की अभिप्रेरणा होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है ना? तो पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानू चौधरी राधे राधे, सर जी राम राम, मयंक पंडित बहुत बढ़िया।
ठीक है, तो अब आप ये क्वेश्चन आंसर, ये वाला क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। हमारा लर्निंग किससे प्रभावित होता है? प्रेरणा से हमारा अधिगम प्रभावित होता है। और सीखना किसको कहते हैं बेटा? कि व्यवहार के कारण व्यवहार में हुआ अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहा जाता है? लर्निंग कहा जाता है। ठीक है ना? चलो आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल फैक्टर कौन सा है जिनसे हमारा लर्निंग प्रभावित होता है? नंबर 1 संचार के साधन, नंबर 2 समवयस्क समूह, नंबर 3 अध्यापक, नंबर 4 परिपक्वता एवं आयु। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? व्यक्तिगत कारक कौन सा है बताइए, जिनसे हमारा अधिगम प्रभावित होता है? संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता या आयु। व्यक्तिगत कारक, देखो वैसे हमारा अधिगम जो है ना इन सभी से ही प्रभावित होता है, संचार के साधनों से। अब आप देखो, आप घर बैठ करके तैयारी कर रहे हो बेटा, तो संचार के साधन के माध्यम से ही तो कर रहे हो भाई। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, अपने टैबलेट फोन पर, अपने कंप्यूटर पर क्लास देख रहे हो, तो ये संचार के साधन है। समवयस्क समूह, आप अपने साथियों से बहुत कुछ चीजें सीखते हो, तो वो समवयस्क समूह है, पीयर ग्रुप जिसको बोलते हैं। अध्यापक, हमेशा अधिगम को अधिगम किससे करोगे? अध्यापक से, तो ये भी प्रभावित करेगा। चौथा है परिपक्वता एवं आयु, मैच्योरिटी एवं एज। तो हमारा अधिगम किससे प्रभावित होगा? तो प्रभावित तो ये चारों फैक्टर कर रहे हैं, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि वो कौन सा फैक्टर पूछ रहा है? इंडिविजुअल, व्यक्तिगत कारक पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत झा फिटनेस 4 आंसर बता रहे हैं सर, परिपक्वता एवं आयु। प्रियंका शर्मा 1, मयंक 1, डोरेमोन, वाह भैया डोरेमोन बहुत बढ़िया। आंसर करो, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं आंसर करो, क्या हो जाएगा? तो देखो बेटा, सही आंसर जो होगा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में जो व्यक्तिगत कारक है वो आपकी परिपक्वता है, आपकी मैच्योरिटी है और आपकी आयु। ये व्यक्ति से हमारे अधिगम को प्रभावित करती है। तो विकल्प राइट इसका आंसर है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखो कौन कौन से कारक है, जैसे आपका अवधान है। अवधान का मतलब क्या होता है? ध्यान। ध्यान हमारे अधिगम को प्रभावित करता है, ठीक है ना। आपकी रुचि आपके अधिगम को प्रभावित करती है, आपकी आदतें आपके अधिगम को प्रभावित करती हैं, आपके शिक्षक आपके अधिगम को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। आपका वातावरण आपके अधिगम को क्या करता है? प्रभावित करता है। विषय वस्तु की कठिनाई का स्तर आपके अधिगम को क्या करता है? प्रभावित करता है। हमारी पढ़ाने की विधियां, शिक्षण विधियां हमारे अधिगम को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर अधिगम को प्रभावित करते हैं, लेकिन इनमें भी इंडिविजुअल रूप जो करेगा वो मैच्योरिटी और परिपक्वता है। वैसे भी हाँ बहुत बढ़िया, देखो बहुत बढ़िया। सोनू दायमा 4, बहुत बढ़िया। नंदनी कह रही है सर 3। बेटा अध्यापक ये व्यक्तिगत कारक में नहीं आएगा, ठीक है ना, ये तो शिक्षक वाले कारक में आएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अधिगम अंतरण का अभी आज ही क्लास में आपको बताया था और कल मैंने पढ़ाया, दोबारा रिपीट भी किया है। अधिगम अंतरण का, अंतरण बोले तो लर्निंग ट्रांसफर का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है समानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। बताइए किस नाम से पुकारेंगे? गलत नहीं होना चाहिए ये किसी का भी, बताओ बताइए। आपस में जो आप फालतू की चैट कर रहे हैं इसकी बजाय बेटा ये जो सेशन है आपके लिए लाया गया है विशेष उद्देश्य के साथ में। वीएसटीसी की आप तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन तगड़ा है बेटा, 5.5-6 लाख के करीब फॉर्म फिल हो चुके हैं, एक सीट पर बहुत तगड़ा कंपटीशन है। तो तैयारी पर आप लोग ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी लक्ष्य को अचीव कर लेंगे। तो आप केवल प्रश्नों पर फोकस करें, बताओ क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। प्रियंका शर्मा 2, अनुरूप तत्वों का, बहुत बढ़िया। डोरेमोन 2, रितु शर्मा, भानु चौधरी, मयंक पंडित,
बहुत बढ़िया, बताइए, आंसर करिए जितने बच्चे, फटाफट और आंसर करिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अधिगम अंतरण का जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है प्यारे बच्चों, वो किस नाम से जाना जाता है? अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। और आज ही मैंने आपको क्लास में बताया था कि इसको अन्य किन किन नामों से जानते हैं? इसको जानते हैं समरूप, समरूप, इसी को बोलते हैं समतात्विक, समतात्विक, क्या बोलते हैं? समतात्विक, ठीक है। इसी को बोलते हैं अनुरूपता का सिद्धांत, अनुरूपता। और आपको पता है, मैंने आपको मैथ में सिंबल बताया था कि ये चिन्ह काय का है? समरूप का, और ये काय का है? सर्वांग समता। तो सर्वांग समता का मतलब होता है समानता। तो यहां पर सभी अंग समान थोड़ी है, उसके अनुरूप है। यानी ये सिद्धांत क्या कहता है कि दो विषय, दो कार्यों की प्रकृति जितेक अधिक मिलती जुलती होगी, हमारा अधिगम उतना ही तीव्र गति से स्थानांतरित होता है, ठीक है। जैसे हमें समाज शास्त्र का ज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं मानव शास्त्र को पढ़ने में हमारे लिए क्या देता है? मदद करता है। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सबने अच्छा उत्तर दिया है। गुड इवनिंग केपी सर, स्वागत है हमारे इंग्लिश के दिग्गज, आपके प्रिय गुरुवर केपी सर हमारी क्लास में है। बहुत बढ़िया। भारत झा, फिट समरूप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह छात्रों को बेहतर नागरिक बनने में मदद करे। नंबर 2, छात्रों को विषय का ज्ञान प्रदान करता हो। नंबर 3, छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करता है। नंबर 4, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है। तो एक शिक्षक सफल कब हो सकता है? चारों ही एक जैसे दिखाई देने वाले विकल्प दे रखे हैं, और इनमें से भी आपको बेटा सटीक, सबसे सटीक समुचित को चुनना है। तो बताइए क्या चुनेंगे आप, इसमें क्या आंसर करोगे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, छात्रों को बेहतर नागरिक बनने में मदद करे, छात्रों को विषय का ज्ञान प्रदान करता है, छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करता है, या विषय वस्तु को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है। उत्तम सिंह, छात्रों को बेहतर नागरिक बनने में मदद करता है। मयंक 2, छात्रों को विषय का ज्ञान प्रदान करता है। डोरेमोन 1, बहुत बढ़िया। आंसर करो, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं आंसर सभी करो, ताकि पता लगना चाहिए कि आप आंसर सही दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। छात्रों को बेहतर नागरिक बनने में मदद करता है। शिक्षक सफल कब होगा? बेटा जिन्होंने भी विकल्प नंबर 1 चुना है, 2 चुना है, वो सारे ही स्टूडेंटों का आंसर सही नहीं है। एक शिक्षक सफल कब होगा? देखो, वैसे हमें बेहतर नागरिक बनाना है, ठीक है, विषय का ज्ञान भी अपन देते हैं, वो भी ठीक है, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करते हैं, कई हद तक ठीक है, लेकिन सफल शिक्षक कौन सा होगा? जो विषय वस्तु को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है। अपने जो कंटेंट, जो विषय वो पढ़ा रहा है, उसको अगर हम प्रॉपर तरीके से, सु का मतलब सुंदर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से बच्चों के सामने जब प्रस्तुत करेंगे, तो निश्चित तौर पे बच्चा अधिगम के लिए ललायत होगा, सीखने के लिए प्रेरित होगा। तो विकल्प 4 इसमें राइट है। ठीक है। सफल शिक्षक, कहीं अध्यापन बोझिल बनता, कहीं डिक्टेंशन आता है, कहीं उबासी लेते बच्चों को, पढ़ाई लगने लग जाती है लोरी, और कहीं पर उनको बांध रही है प्रभावी अध्यापन की डोरी। तो प्रभावी अध्यापन के लिए, सफल शिक्षण के लिए हमें कंटेंट को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना पड़ता है। तो विकल्प राइट 100% क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। ये परिभाषा किसने दी? देखो, ये डेफिनेशन वाला है, और ये जो मैंने प्रश्न लिया है, ये 2022 में जो बीएसटीसी का पेपर हुआ है उसमें पूछी गई परिभाषा है कि ये कथन किसने, तो ये परिभाषा वाला है। अवप्रेरणा शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा है। जो अवप्रेरणा क्या करती है? अवप्रेरणा को अपन इंग्लिश में बोलते हैं मोटिवेशन।
क्या बोलते हैं? मोटिवेशन, ये इसका आंगल अर्थ है। और मोटिवेशन शब्द की व्युत्पत्ति मैंने आपको पढ़ाया हुआ है लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है। मोटम, और मोटम का मतलब क्या होता है? मूव टू इंजन, मूव टू इंजन, यानी इसका अर्थ होता है इंजन में गति प्रदान करना, इंजन को आगे बढ़ाना। तो यहां पर अवप्रेरणा क्या करती है? किसी कार्य को करने के लिए हमको क्या करती है? प्रेरित करती है। तो ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है मैकडूगल ने। ठीक है बेटा, परिभाषा किसकी है? ये विलियम मैकडूगल की है। चलो आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बाह्य प्रेरणा को क्या कहते हैं? अभी बताया था अवप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? अवप्रेरणा 2 प्रकार की होती है। अभिप्रेरणा के प्रकार, ध्यान से एक एक चीज को देखना। अभिप्रेरणा के प्रकार, थ्योरी पढ़ते हो ठीक है, लेकिन थ्योरी पढ़ने के बाद आप एमसीक्यूज क्वेश्चन से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, तभी आप सफल हो पाओगे। ठीक है ना? अवप्रेरणा के प्रकार 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है नंबर 1 सकारात्मक, सकारात्मक, और दूसरी होती है नकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक को अपन बोलते हैं बेटा आंतरिक, क्या बोलते हैं? आंतरिक। और नकारात्मक को बोलते हैं बाह्य, बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है बाह्य प्रेरणा को क्या कहते हैं। अब आपके सामने कहीं पर आपको उत्तर देने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बताओ क्या आंसर हो जाएगा? भानु चौधरी 2, सोनू दायमा 2, 2, 2, 2, 2, 2। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मांग रहा हूं मैं आपसे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर दिया करो। कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हो? बाह्य प्रेरणा को क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रेरणा, व्यक्तिगत प्रेरणा, सकारात्मक प्रेरणा या सामाजिक प्रेरणा? हाँ, भारत झा 1, डोरेमोन 1, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उत्तम सिंह पॉवर एक्सपेरिमेंट 1, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उत्तर करो देखो सारे बच्चे। 1, 1, 1, 1, 1, यानी ऑप्शन ए विकल्प 1 बिल्कुल क्या बोलते हैं? नकारात्मक प्रेरणा। ठीक है, क्योंकि ये ना बाह्य कोई किस नाम से जानते हैं? नकारात्मक। अब ये सकारात्मक और नकारात्मक होता क्या है? जब बच्चा किसी चीज को बिना किसी के कहे पढ़ना प्रारंभ कर देता है तो उसको तो बोलते हैं सकारात्मक अवप्रेरणा, आंतरिक अवप्रेरणा। ठीक है, और मैंने आपसे आपके पिताजी ने कहा कि बेटा अब की बार तू क्लास में अगर प्रथम स्थान लेके आ जाएगा, तो मैंने क्लास में क्या बताया था कि आप तुम्हें बेटा एक मोटरसाइकिल दिला देंगे, एक बाइक दिला दूंगा, तो क्लास में प्रथम स्थान लेके आ। तो बालक वहां पर कोशिश कर रहा है, तो वो कोशिश किस वजह से कर रहा है? कि उसको पुरस्कार जीतना है। जब हमें कोई पद, कोई पुरस्कार, कोई लोभ, कोई लालच हो, उसके वशीभूत होकर के हम कार्य करते हैं, कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, तो वो कौन सी अवप्रेरणा होती है? बाह्य होती है। बाह्य को क्या बोलते हैं? नकारात्मक। और जब हम किसी कार्य को अपने आप से करने के लिए मोटिवेट होते हैं तो वो कौन सी होती है? सकारात्मक होती है। अगर आप अपने आप से, कोई आपको लोभ नहीं दे रहा, कोई पुरस्कार नहीं दे रहा, कोई प्रशंसा नहीं है, आपने लगा कि हमें तैयारी करनी चाहिए कि हमारे पेपर हैं, हमको पास होना, तो आपने स्वयं ही पढ़ना प्रारंभ कर दिया, तो वो कौन सा हो जाएगा? सकारात्मक। ठीक है, तो गलत नहीं होना चाहिए। बाह्य प्रेरणा को बोलते हैं नकारात्मक और आंतरिक को बोलेंगे सकारात्मक। याद रखना, पेपर में घुमा फिरा के पूछ सकता है कि अगर कोई बालक, एक बालक है, उसे हिंदी की कहानी की पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है, वो स्वतः ही पुस्तक पढ़ना प्रारंभ कर दे, तो वहां पर कौन सी हो जाएगी? सकारात्मक। एक बालक है, दिन भर खेल रहा है, पिताजी ने डांट लगाई, चुपचाप पढ़ने बैठ जा नहीं तो तेरी पिटाई हो जाएगी, तो दंड से या पुरस्कार से या भय से जब पढ़ने बैठा तो मोटिवेट हुआ वो भय के कारण, तो वो कौन सी हो जाएगी? नकारात्मक। चलिए अगला प्रश्न देखो। सीखने वालों के लिए यह आवश्यक है कि वो क्या याद रखें और क्या भुला दें, यह कथन किसने दिया है?
सीखने वालों के लिए, और सीखने वाले को बोलते हैं इंग्लिश में लर्नर, उनके लिए क्या आवश्यक है कि वो क्या तो वो याद रखें और क्या वो भुला दें, यह कथन किसका है? तो बेटा ये डेफिनेशन वाला कथन है, ये भी 2023 के पेपर में पूछा गया है कि ये परिभाषा किसने दी है, ये कथन के स्टेटमेंट किसने दिया है कि हम सीखने वालों के लिए आवश्यक है कि वो क्या याद रखें क्या भुला दें, कथन किसका है? तो बेटा ये कथन दिया है क्रॉ एवं क्रॉ ने। स्टेटमेंट वाला है तो इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए, अगर ये दोबारा आता है तो आपको आंसर क्या करेंगे, क्रॉ एंड क्रॉ। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उदाहरण हमारे अधगम को प्रदर्शित करता है? 2024 के पेपर में 17 क्वेश्चन थे अधगम, शिक्षण अधगम प्रक्रिया से। कितने प्रश्न थे? 17, 50 में से 17, ठीक है। 7 टॉपिक हैं आपके बीएसटीसी के सिलेबस में, शिक्षण अधगम प्रक्रिया, दूसरा है नेतृत्व, तीसरा सृजनात्मकता, सामाजिक अक्षमता, हम ना आपकी व्यावसायिक सजगता, संवेदनशीलता, संप्रेषण और सीसी, ठीक है ना, व्यापक और सतत मूल्यांकन, ये आपके टॉपिक हैं। तो इस वाले टॉपिक में से 17 प्रश्न पूछे थे, क्लियर। तो निम्न में से कौन सा उदाहरण अधगम को प्रदर्शित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आना, चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, या इनमें से सभी? कौन सा उदाहरण अधगम को प्रदर्शित करता है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, कौन सा उदाहरण है जो अधगम को प्रदर्शित करता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8, 4, इनमें से सभी, डोरेमोन, एफएफ, इनमें से सभी। देखो बेटा सबसे पहले तो जिसने आकर के अपनी प्रेजेंट नहीं लगाई है, और प्रेजेंट कैसे लगाते हैं मैं आपको बता देता हूं। एक ऐसे लिखा हुआ होगा, उसको लाइक कर दो, वो आपकी प्रेजेंट है, तब मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन बच्चा क्लास में प्रेजेंट हो चुका है। तो एक बार तो लाइक कर दो सेशन को, फटाफट से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे जिन्होंने लाइक नहीं किया अभी तक। वो सेशन को भानु चौधरी 3, उत्तम सिंह 2, बहुत बढ़िया, 2 3 2 3 4, ये 2 3 4 2 3 4, और भारत फिटनेस 1, केवल एक बच्चा सही आंसर दे रहा है इसका, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। देखो बेटा समझना आप इसको, कौन सा उदाहरण अधगम को प्रदर्शित करता है, ठीक है, यानी सीखने को, जो प्रतिक्रिया आपने सीखी है। भैया आपने स्वादिष्ट भोजन देखा और स्वादिष्ट भोजन देख करके मुंह में लार का आ जाना, ये अधगम नहीं है, ये तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? स्वाभाविक, नेचुरल सी बात है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। अरे भैया तुम बाजार से गुजर रहे हो, देवीराम कचौड़ी वाले की दुकान के आगे पहुंचे, वहां पर उसके कचौड़ी बन रही है, तो उसको देख करके आपके मुंह में क्या आ जाता है? कचौड़ी खाने का मन हो जाता है। 5 पानी की टिकिया लड़कियां लड़के बहुत खाते हैं आजकल, उनके सामने से गुजर रहे हैं तो स्वतः ही मन सा हो जाता है। तो ये कैसी प्रतिक्रिया है? स्वाभाविक। पेड़ पर आपने कोई पका हुआ अमरूद देखा, अरे वाह यार क्या फल है, तो ये सीखी प्रतिक्रिया नहीं है, ये तो एक नेचुरल सी बात है, ठीक है। जैसे मम्मी ने घर पे, अभी आपकी मदर ने कोई सब्जी बनाई, जोर का सा अच्छा सा तड़का लगाया, खुशबू आई उसमें, आहा, तो ऑटोमेटिक आपकी भूख बढ़ जाएगी। तो ये कैसी प्रतिक्रिया है? ये तो नेचुरल सी बात है। कैसी बात है? नेचुरल, यानी स्वाभाविक, ठीक है। चढ़ना, भागना, फेंकना, बच्चा जब शुरुआत में होता है, जन्म से लेकर 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, तो ये छोटी छोटी गतिशील क्रियाएं करता है। तो ये क्रियाएं कैसी होती हैं? उसकी गामक क्रियाएं होती हैं। कौन सी क्रियाएं होती हैं बेटा? ये तो गामक, यानी मोटर स्किल होते हैं इसके। चढ़ना, भागना, कूदना, ये उसकी सहज स्वाभाविक क्रियाएं, और गामक क्रियाएं सहज है। बच्चा क्या है? भागेगा, कूदेगा, ठीक है, ये सीखी हुई नहीं है, ये गामक क्रिया है। अब आप ये देखो कि हम बच्चों को सिखाते, बेटा अपने अध्यापकों को नमस्कार किया करो, अपने से बड़ों को नमस्ते किया करो, घर पे अंकल जी आए चलो नमस्ते करो, नाना जी आए चलो पैर छुओ, ये चीज हम उसको क्या करते हैं? सिखाते हैं।
क्या करते हैं? सिखाते। तो जो चीज हमें सिखाई जाए वही थी क्या बोले हम? अधिगम बोलते हैं। तो भैया सीधी सी बात है, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, ये काय का उदाहरण है? अधिगम का उदाहरण है। ठीक है, पवन सिंह गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबके लिए। दीक्षा शर्मा बहुत बढ़िया, आंसर नंबर 1 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक बार बताओ? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक बार कमेंट करके बताओ। अपनी प्रेजेंट का प्रमाण दो कि आपको क्लास में क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बहुत बढ़िया पवन सिंह, बहुत बढ़िया। कमेंट करके बताओ एक बार, फटाफट से कमेंट करो कि क्लास, कुछ इमोजी वगैरह भेजते हैं ना, ऐसे भेजो, बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। यस सर, बहुत बढ़िया। आ रहे हैं सर, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखो और समझो इसका उदाहरण। जैसे अधिगम, जैसे मान लीजिए एक भूखा बंदर है। कैसा बंदर है बेटा? भूखा बंदर। अब अगला उदाहरण ये वाला इसमें से आ सकता है जो मैं आपको इस समय बोल रहा हूं। एक बंदर है जो भूखा है। अब भूखा बंदर जो है वो आपके हाथ में एक आम देख रहा है। आम का मौसम आ रहा है ना, मैंगो। आप हाथ में आम लिए चले जा रहे हैं, बिजली घर पे गए और आपने आम थैली में रखवा ली, पॉलिथीन में। आप हाथ में आम लिए चले जा रहे हैं और कहीं से एक भूखे बंदर की निगाह उन आमों पर पड़ जाती है। बंदर है, भूखा है, उसने कहा ओहो आम जा रहे हैं। तो वो चुपके से तुम्हारे पीछे आता है और झपट्टा मार करके आपके हाथ से आम छीन करके ले जाता है। अब ये बताओ ये बंदर की कैसी प्रतिक्रिया है? सीखी गई प्रतिक्रिया है या स्वाभाविक प्रतिक्रिया है? आंसर करके बताओ एक बार। एक भूखा बंदर आपके हाथ में आम देखता है और वो झपट्टा मार करके आपके हाथ से आम छीन ले जाता है। ये बंदर की कैसी प्रतिक्रिया है? गजब है सर जी, आ रहे हैं सर, बहुत बढ़िया। नंदनी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ ये बंदर की कैसी प्रतिक्रिया है? स्वाभाविक प्रतिक्रिया है या सीखी गई प्रतिक्रिया है? कैसी प्रतिक्रिया है मुझे बताओ एक बार। बंदर की कैसी प्रतिक्रिया है? बताओ स्वाभाविक है या सीखी गई है? तो भैया सीधी सी बात है, बंदर है, छीन करके खाना उसका स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ठीक है ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि एक बालक है जो भूखा है और भूखा होने के कारण वो आपके पास आम देखकर आपसे हाथ जोड़ करके और खाने के लिए आम मांग रहा है, तो ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक है या सीखी गई है? ये आपकी उसकी सीखी गई प्रतिक्रिया है। तो ऐसे ही हाथ जोड़ करके अध्यापक का अभिवादन करना कैसी प्रतिक्रिया है? ये सीखी गई प्रतिक्रिया है। और ये किसको प्रदर्शित करती है? अधिगम को। अधिगम को यानी लर्निंग को प्रदर्शित करती है। चलो आगे अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन रुचि, रुचि यानी इंटरेस्ट के बारे में सत्य नहीं है? इन विच स्टेटमेंट दैट इज नॉट इज करेक्ट इन इंटरेस्ट, यानी रुचि के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। रुचियां व्यवहार में आकर्षण व विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं। रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं। कौन सा कथन रुचि के बारे में सही नहीं है? या सामने से ही हट जाएगा कोई? चलो बताइए। मयंक पंडित कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे सर जी। अरे भैया किसका बर्थडे मयंक? आज किसका बर्थडे है? सोनू डायमा 333। स्वाभाविक, स्वाभाविक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 ऋतु शर्मा 3। देखो बेटा कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचियां जन्मजात भी होती हैं और अर्जित भी होती हैं। ठीक है ना? एक तो जन्मजात से ही, जन्म से ही, और एक हम अर्जित भी करते हैं। ये कथन कैसा है? बिल्कुल सही है।
रुचियां व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। अरे रुचियों का मतलब क्या होता है कि जिस चीज में आकर्षण और विकर्षण, ठीक है, इसी का क्या होती है, ये प्रतिबिंब होती है। और ये क्या कह रहा है, प्रतिबिंब नहीं है। अरे किसी चीज में आपका इंटरेस्ट होता है और किसी चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं होता है। जिसमें इंटरेस्ट होता है वहां एक आकर्षण होता है और जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता वहां एक विकर्षण होता है। जैसे मैंने आपको अधिगम के मुख्य नियम बताया था, तत्परता का नियम, तो तत्परता के नियम में रुचि का होना बहुत जरूरी है। हम एक बच्चे को जबरदस्ती क्लास में पढ़ने तो बिठा सकते हैं लेकिन हम उसको अधिगम नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि उसमें रुचि नहीं है। अगर रुचि नहीं है तो पढ़ने के प्रति उसमें आकर्षण नहीं होगा और उल्टा क्या होगा, विकर्षण। तो रुचि हमारे व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब होते हैं, जबकि ये क्या कह रहा है, प्रतिबिंब नहीं है। तो ये कथन क्या हो गया, गलत। ठीक है। तीसरा देखो, रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं। रुचियों का संबंध हमारी योग्यताओं से नहीं होता, हमारी योग्यता से नहीं होता। आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट खेलने में आपकी रुचि है। अब आप जरूरी नहीं है कि आपके अंदर क्रिकेट की खेलने की योग्यता हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट है। आप बहुत से लोग गाना गाते हैं लेकिन उनमें जो पेशेवर जो सिंगर होते हैं उनकी तरह गाने की योग्यता तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो गाना गाते हैं। तो इसका मतलब रुचियां योग्यता और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती। ये बिल्कुल कैसा कथन है, सत्य है। रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं। आज आज बच्चा कह रहा है कि मैं बड़ा होकर के पुलिस वाला बनूंगा, कुछ समय बाद कहेगा कि मैं अधिकारी कोई कलेक्टर बनूंगा, कुछ समय बाद कहेगा मैं खिलाड़ी बनूंगा, कुछ समय बाद कहेगा मैं तो सिंगर बनूंगा। ठीक है। तो रुचियां जो हैं वो समय के अनुसार बदलती रहती हैं। ये कथन भी सही है, पहला कथन भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। लेकिन कौन सा कथन गलत है, दूसरा। और यही पूछ रहा है कि इनमें से रुचि के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट देखो बेटा अगला, सीखना संबंध स्थापित करना है। सीखना क्या है, संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। यह कथन किसका है, रायबर्न का, थॉर्नडाइक, कॉल्विन, वुडवर्थ। सीखना क्या है, संबंध स्थापित करना है। तो देखो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, ठीक है, SR, इसमें अपन एक क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बॉन्ड, एक कनेक्शन स्थापित करते हैं। और आज ही मैंने आपको पढ़ाया है SR थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। अधिगम के सिद्धांतों में मैंने मुख्यतः प्रकार बताए थे, शास्त्रीय अनुबंधन, अनुकूलित अंक जिसको बोलते हैं, एक उद्दीपन अनुक्रिया, एक बताया है मैंने आपको सामाजिक। तो इसमें पूछ रहा है कि सीखना संबंध, यानी स्टिमुलस और रेस्पॉन्स में एक बॉन्ड बनता है, एक बंध बन जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं संबंधवाद का सिद्धांत। क्या बोलते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत। इसीलिए इसको बोलते हैं SR थ्योरी, इसीलिए इसको बोलते हैं उद्दीपक अनुक्रिया। उद्दीपक क्या होता है, स्टिमुलस बोलते हैं इंग्लिश में, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जिसके प्रभाव के कारण प्राणी क्रिया करे तो उसको क्या कहेंगे, उद्दीपक कहते हैं। तो बताओ ये कथन किसका होगा, बताइए। सोनू बहुत बढ़िया, थॉर्नडाइक बहुत बढ़िया, 10 में 2, पावर एक्सपेरिमेंट 2 बहुत बढ़िया। अब देखो प्रश्न आपने सुबह पढ़ा है ना, क्लास में थ्योरी में पढ़ा है, अब आपने इसको फटाफट से उत्तर कर दिया कि सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध किसमें, S और R में, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स में। तो कथन किसका हो गया मेरे भाइयों, थॉर्नडाइक का हो गया। चलो अगला प्रश्न देखो बेटा, रचनात्मक अधिगम में बालक होता है। रचनात्मक, अब बताओ रचनात्मक अधिगम को मतलब क्या हो गए, सृजनात्मक, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता को रचनात्मकता के नाम से भी जानते हैं। क्रिएटिविटी अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो लैटिन शब्द क्रिएर से बना, और क्रिएर का मतलब होता है टू मेक, और टू मेक का मतलब होता है निर्माण करना। ठीक है। तो रचनात्मक अधिगम में बालक होता है, क्या होता है, ज्ञान का ग्रहण करता, ज्ञान का सृजन करता, ज्ञान का माध्यम, इनमें से कोई नहीं। किसी भी बच्चे का गलत नहीं आना चाहिए ये वाला। बताओ क्या करोगे,
इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे बेटा, और ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कर दो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करो, क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, रचनात्मक अधिगम में बालक होता है ज्ञान का ग्रहण करता, ज्ञान का सृजन करता, ज्ञान का माध्यम इनमें से कोई नहीं। भारत फिटनेस 2 ज्ञान का सृजन करता, नंदिनी 2 पावर एक्सपेरिमेंट 2। 3 बच्चों का उत्तर बताइए। उत्तम सिंह 2, पवन सिंह बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताओ। दीक्षा शर्मा 2, उत्तम 2, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। भारत 2, सोनू 2, बहुत बढ़िया। मयंक पंडित 2, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, इसका मतलब करेंगे बच्चे 2-2 हाथ पेपर के साथ, फाइट करेंगे। बिल्कुल, ज्ञान का सृजन करता लिखाया हुआ है मैंने। सृजनात्मकता हिंदी के कौन से शब्द से बना है? सृजन से। और बेटा सृजन का मतलब क्या होता है? निर्माण करना, कुछ नया बनाना, निर्माण करना। तो यही तो पूछ रहा है कि रचनात्मक अधिगम में बालक क्या होता है? ज्ञान का सृजन करता, मौलिकता, धारा प्रवाहिता, कल्पनाशीलता, विस्तारण। ठीक है, ये इसके क्या होते हैं? गुण होते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो अगला, अधिगम को अत्यंत प्रभावशाली बनाने का तरीका क्या, उत्तम तरीका क्या होगा? आपको सीखने को अत्यंत क्या बनाना है? प्रभावशाली। तो उत्तम तरीका क्या है? नई शिक्षण तकनीक, स्व प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है, धन पूर्व ज्ञान, ठीक है, न्यू टीचिंग टेक्निक्स, सेल्फ मोटिवेशन, मनी एंड प्रीवियस नॉलेज। अधिगम को, लर्निंग को आपको क्या बनाना है? मोर से मोर इंपैक्टफुल बनाना है। तो कौन सा तरीका उत्तम होगा? बताइए, कौन सा तरीका उत्तम हो जाएगा भाइयों? बताओ, कौन सा तरीका उत्तम हो जाएगा? उत्तर देने में देर मत लगाया करो, बताओ फटाफट से। 4 विकल्प हैं आपके सामने, इसमें से आपके सामने पेपर में प्रश्न आया, आप इसमें क्या टिक करके आओगे? अत्यंत प्रभावशाली बनाने का उत्तम तरीका क्या है? देखो मैंने क्या बताया था कि सारे फैक्ट ऐसे रखते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हमें समुचित चुनना है। नई शिक्षण तकनीक, स्वयं प्रेरणा, धन पूर्व ज्ञान, 12 का 4 पूर्व ज्ञान, 12 में आंसर 2 स्वयं प्रेरणा, बहुत बढ़िया। दीक्षा शुक्ला, बहुत बढ़िया। भानु चौधरी 4। बेटा लालाओ लालियो, देखो बेटा अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, देखो अभी आपको एक क्वेश्चन कराया था, ठीक है, और अवप्रेरणा वाले में ही कराया था, ठीक है ना। अब आप बताओ क्या आंसर हो जाएगा? अब आपको याद आया होगा, बताइए। 2 नंदिनी, बहुत बढ़िया। 2 अत्यंत प्रभावशाली तो स्वयं प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन, क्या होना पड़ेगा? सेल्फ मोटिवेट, ठीक है, आप सेल्फ मोटिवेट। जब हम किसी कार्य को अपने अंदर से स्वयं करने की चेष्टा करते हैं तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। इससे बढ़िया क्या चीज होगी? बच्चा सेल्फ स्टडी करने बैठ गया तो वाह बेटा मजा बांध दिए। तो ये तो सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा होगा? स्वयं प्रेरणा, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है जिनसे हमारा अधिगम प्रभावित होता है? भूख व परिपक्वता, शिक्षण पद्धति व अभ्यास, प्रशंसा व निंदा, उपर्युक्त सभी। प्रभावित करने वाला, आपको भूख लग रही है और गुरुजी कह रहे हैं चलो बेटा अभी और पढ़ाना है, अरे सर अब छोड़ो, क्यों? भूख लग रही है, ठीक है सर थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर दो, क्यों? कुछ खा लेते हैं। तो भूख आपके अधिगम को क्या कर रहा है? प्रभावित। परिपक्वता, मैच्योरिटी,
आपने एक कक्षा 3 के बालक को और फिजिक्स की किताब पढ़ने को दे दे तो पढ़ पाएगा क्या? क्यों नहीं पढ़ पाएगा? कारण क्योंकि उस स्तर के लिए वो मैच्योर नहीं है, ठीक है, परिपक्व नहीं है। तो इसका मतलब भूख व परिपक्वता हमारे अधिगम को क्या करते हैं? प्रभावित। शिक्षण पद्धति और अभ्यास, टीचिंग मेथड, शिक्षण की विधियां और आपका अभ्यास, ये भी हमारे अधिगम को क्या करता है? प्रभावित। आप किसी की प्रशंसा कर दो, अरे ये लड़का बहुत बढ़िया है, ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक है ना। अब भैया ये कौन से हैं? तू खुद की खोज में निकल, तू किस हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को तलाश है। क्या बात है भैया, ये तो बहुत तगड़ा कोई कवि है भाई, अच्छी बात है। ये भी एक क्रिएटिविटी है, ये भी एक सृजनात्मकता है, बहुत बढ़िया। लेकिन फिलहाल बेटा अपनी इस क्रिएटिविटी को यहां लगाओ, है ना। अब इसको तुझे लिखने में भी बहुत टाइम लगा होगा, चीजों को समझने पर ध्यान दो। बहुत बढ़िया, गुड एक्सप्लेशन सर जी, गुड एक्सप्लेशन, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 13 का 4 बिल्कुल उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, दिए गए सभी विकल्प क्या हैं? सही हैं। भूख भी, परिपक्वता भी, शिक्षण पद्धति, अभ्यास, प्रशंसा, निंदा, थकान, अवधान, ठीक है, विषय वस्तु का कठिनाई का स्तर, शिक्षक का नेचर, साथियों का व्यवहार, घर का वातावरण, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, ये सब हमारे अधिगम को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो इसमें सरकारी ऑप्शन ठोक दो, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन से सीखने के सही स्तर हैं? इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। सीखने के सही स्तर, देखो बेटा सही स्तर, सबसे पहले हमें कोई भी तथ्यों को जुटाना होता है, फैक्ट, और तथ्यों के बाद में अपन क्या इकट्ठी करते हैं? उसके बारे में सूचनाएं, ठीक है, फैक्ट हो गए, फिर सूचनाएं, सूचनाओं के बाद अपन क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमें ज्ञान प्राप्त करना होता है, ज्ञान प्राप्त, और ज्ञान प्राप्त करने पर हमको क्या होता है? बोध होता है। बोध का मतलब ज्ञान हो गया, ठीक है, और फिर हम इस ज्ञान का उपयोग करते हैं, इसको बोलते हैं प्रज्ञान। क्या बोलते हैं? प्रज्ञान। तो पहला रहा तथ्य, दूसरा रहा सूचना, तीसरा रहा ज्ञान प्राप्त, चौथा है बोध, और अगला है प्रज्ञान। ये सीखने का सही क्रम है, सीखने के सही स्तर हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ कौन सा मैच कर रहा है? तथ्य, ज्ञान प्राप्त करना गलत, क्योंकि ये इससे पहले आएगा, ये बाद में आएगा, तो ये गलत हो गया। तथ्य, सूचना, यहां तक ठीक है, फिर इसके बाद में बोध नहीं आएगा, ज्ञान प्राप्त करना आएगा, लेकिन इसने बोध पहले दे दिया, ये भी गलत हो गया। तीसरा देखो, तथ्य बिल्कुल सही है, सूचना बिल्कुल सही है, ज्ञान प्राप्त करना बिल्कुल सही है, फिर क्या आएगा? बोध बिल्कुल सही है, फिर क्या आएगा? प्रज्ञान। तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा? राइट। सबसे पहले फैक्ट इकट्ठा करते हैं, फिर उससे संबंधित में सूचनाएं जुटाते हैं, फिर उसके बारे में अपन ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान से हमें बोध मिलता है, बोध के बाद में हम उसका उपयोग करते हैं, उसको बोलते हैं प्रज्ञान। क्या बोलते हैं? प्रज्ञान। तो 14 का 3, बहुत बढ़िया, 3 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप देने लग गए तो समझो आप सही रास्ते पर चल रहे हो। शिक्षक सृजनात्मक बालकों की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं? सृजनात्मक, यही टॉपिक चल रहा है क्लास में, क्रिएटिविटी। बताओ किस तरह से कर सकते हैं? स्वतंत्र निर्णय क्षमता से, मौलिकता से, जिज्ञासा से, उपरोक्त सभी। बालकों की, सृजनात्मक बालकों की पहचान कैसे करेंगे? कौन सा गुण है जिससे आप, जो सृजनशील बालकों में पाया जाता है? कल्पनाशीलता, धारा प्रवाहिता, लोचनीयता, नमनीयता, विस्तारण शक्ति, अपसारी चिंतन। ठीक है, क्लास में सब चीज बताया हुआ है। अब बताओ आंसर क्या हो जाएगा? और राइट आंसर भारत कह रहा है 15 का 4 हो जाएगा सब, उपरोक्त सभी। बेटा सृजनात्मक बालकों की पहचान आप कौन से गुण से करोगे? स्वतंत्र निर्णय क्षमता,
मौलिकता, जिज्ञासा, उपरोक्त सभी। जिज्ञासा तो बेटा प्रतिभाशाली बालक में भी होती है, स्वतंत्र निर्णय क्षमता प्रतिभाशाली बालक में भी होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर ऐसा गुण है जो केवल क्रिएटिव बालक में पाया जाता है। वो गुण कौन सा है ये बताना है। स्वतंत्र निर्णय क्षमता है, मौलिकता है, जिज्ञासा है या उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। नंदनी 4 4 4 4 4, हाँ उत्तम सिंह 3 जिज्ञासा। बताइए सृजनात्मकता कौन सा गुण है, क्रिएटिविटी में कौन सा ऐसा गुण होगा बताओ। 3 3 3, अरे बेटा हाँ 15-2 मौलिकता। अरे पहला धारा प्रवाहिता फ्लुएंसी, धारा प्रवाहिता। दूसरा मौलिकता, मौलिकता का मतलब होता है कुछ अनूठा, कुछ नया, कुछ दुनिया ते हटके करनो, कुछ अनोखो तैयार करनो। ये तो बहुत ही अनूठी चीज बनाई है मौलिकता, ठीक है। तीसरा लोचनीयता, फ्लेक्सिबिलिटी, लोचनीयता, इसको नमनीयता भी कहते हैं, नमनीयता। चौथा गुण मैंने लिखवा रखा है विस्तारण, विस्तारण, ठीक है। अब इनमें तो यही तो सृजनशील बालक की पहचान है कि उसके अंदर फ्लुएंसी होती है, उसके अंदर मौलिकता, मौलिकता का मतलब होता है ओरिजिनलिटी, इंग्लिश में बोलते हैं। लोचनीयता को बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, और इसको बोलते हैं एक्सटेंशन पावर यानी विस्तारण शक्ति। तो भैया यहां में तो कौन सा मिल रहा हो, केवल यही तो मिल रहा है, तो राइट आंसर देने में क्या दिक्कत आ गई भाई, ठीक है ना। अब बढ़िया, दलवीर सिंह 2, दीक्षा 1 कह रही है स्वतंत्र निर्णय क्षमता। अब निगलत होना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलो, अगला प्रश्न। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग, दृश्य श्रव्य सामग्री, व्याख्यान विधि, इनमें से सभी। तो सृजनशीलता के पोषण के लिए मतलब, हालांकि ये टॉपिक मैं अभी आपको क्लास में करवा नहीं पाया हूं, पर कोई बात नहीं, क्वेश्चन करेंगे। सृजनात्मकता को अगर हमें बढ़ावा देना है तो सबसे मेन विधि कौन सी है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, और इसको बोलते हैं बेटा मानसिक विप्लव, मानसिक विप्लव भी बोलते हैं इसको, विप्लव। इसी को बोलते हैं मस्तिष्क उद्वेलन विधि, उद्वेलन विधि, ठीक है। और यह विधि के जनक कौन है, आसबॉर्न। इसके प्रतिपादक कौन है, आसबॉर्न है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके प्रतिपादक कौन है, आसबॉर्न। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग सृजनात्मकता के मापन की विधि है। दृश्य श्रव्य सामग्री, व्याख्यान विधि, इनसे व्याख्यान, अब मैं आपको व्याख्यान दे रहा हूं तो आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी का गुण विकसित नहीं हो रहा, तो विधि कौन सी है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सृजनशीलता को परिभाषित किया जा सकता है मौलिक विचार निर्माण से, मौलिक उत्तर और समाधान सुझावों से, मौलिक विचार, समाधान और उत्तर निर्माण से, समस्या की सही अनुक्रिया के चुनाव से। बताइए सृजनशीलता की पहचान कैसे करेंगे। हो गया, यही स्टॉप करूं, बताओ कैसे करेंगे सृजनशीलता की पहचान, बताओ कैसे करेंगे। देखो बेटा, सृजनशीलता में एक तो मौलिक विचार होते हैं, एक हमारी समाधान करने की शक्ति होती है, और उत्तर निर्माण से। एक बच्चे से कहा जाए कि अगर तुमको भारत देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो बता तू क्या करेगा। अब दुनिया भर का चिंतन करेगा, इधर की चीज उधर की चीज जोड़ जोड़ के लाएगा, अपसारी चिंतन करेगा। सृजनात्मकता में कौन सा चिंतन पाया जाता है, अपसारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 3। नेक्स्ट देखो आगे, आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे। सृजनात्मकता के विकास हेतु कहानी विधि, व्याख्यान, व्यक्ति इतिहास, समस्या समाधान।
तो देखो, सृजनात्मकता के विकास के लिए एक तो ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि होती है, एक आपकी होती है समस्या समाधान विधि। ठीक है, तो सृजनात्मकता के विकास के लिए कौन सी शिक्षण विधि इंपॉर्टेंट होगी? समस्या समाधान विधि। ठीक है, आज डे 1 पहली क्लास थी। कल एग्जैक्ट शाम को 7 बजे अब अपन की डेली क्लास हुआ करेगी 7 से 8, और फिर इसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लास है। केपी सर की आपके बीच में आने के लिए तैयार हैं। डे 1 की क्लास थी, जो क्लास को लाइव नहीं देख पाया है वो बाद में रिकॉर्डेड देख सकता है। ठीक है ना, जिसने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक करे, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे, समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मित्रों, बेटाओ, बेटियों, लालाओ, लालियों, थैंक यू। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, सत्यमेव जयते, जय हिंद, जय भारत।